सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त महंगाई है कि थमने का नाम नहीं ले रही और हुकूमत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज भी महंगाई ही है। मुशीर खजाना शौकत तरीन की जानिब से आज एक मरतबा फिर से इंदिया दिया गया है कि पेट्रोल मजीद महंगा हो सकता है, क्योंकि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो पाकिस्तान में भी पेट्रोल मजीद महंगा हो जाएगा। और हुकूमत को शायद इस बात का इदराक नहीं है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे ही उनके लिए मुश्किलात भी बढ़ रही हैं, क्योंकि अपोजिशन पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर एक दफ़ा फिर से मुत्तहिद हो गई और महंगाई को बेस बनाकर ही कल कराची में एहतजाज किया गया। कराची के रीगल चौक पर, जिससे मौलाना फजलुर रहमान ने खिताब किया, शाहिद खाकान नब्बासी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और दीगर ने खिताब किया और अपने खिताबात में उन्होंने यही बात की कि अब एहतजाज का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा और इस एहतजाज को लॉन्ग मार्च में तब्दील करने के हवाले से भी बात हुई। अपोजिशन की स्टेयरिंग कमेटी का नाज़रीन इजलास भी आज हुआ। चूँकि स्पीकर कौमी असम्बली ने ख़त लिखा था और जो कानून साजी करनी है पार्लियामेंट में, उस हवाले से उनसे ताउन मांगा था और अपोजिशन ने डिसाइड किया है कि ताउन के लिए मशरूत आमादगी उन्होंने जाहिर की है। लगारी साहब, पहले तो कल जो इजलास हुआ कराची में रीगल चौक पर, उसमें सब ने खिताब किए और ज़ाहिर है बड़े गरज बरस रहे थे, मौलाना फजलुर रहमान भी और बाकी के जितने भी रहनुमा थे। कैसे देखते हैं कल के अपोजिशन के एहतजाज को? एक तो ये कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। आपने कहा कि हुकूमत के लिए महंगाई एक चैलेंज है। बिल्कुल बिल्कुल इसके उलट है, महंगाई के लिए चैलेंज हुकूमत है। वो महंगाई को कह रही है कि तुम जितना बढ़ना चाहो बढ़ लो, हमने टस से मस नहीं होना है। वो तो अब चैलेंज महंगाई को है, वो कितना और आ जाती है, इसलिए कि हुकूमत किसी की परवाह ही नहीं है। महंगाई का तो कोई मसला ही नहीं है ना, हुकूमत उसको मसला समझती नहीं है। अच्छा। और वो समझते हैं कि आलमी सतह पर महंगाई दुनिया के 4 ममालिक में है जहाँ होश रुबा महंगाई है और इंसानों की खाल उतार ली गई है, और ये उसको मानने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं आलमी सतह पर बढ़ रही है। पहले किसी ने किसी कानाफूसी की थी कि जी वो पेट्रोल की कीमत कम करने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा ही वजीर खजाना ने फिर बम फोड़ दिया कि नहीं हम बढ़ाएंगे। कल ये भी बात हुई है कि सेल्स टैक्स में कमी करेंगे तो शायद पेट्रोल कह रहे थे, लेकिन ये सब कहने की बातें हैं, ये और आगे जाएंगे। इनको डिक्टेशन पर अमल करना है। ये कह रहे हैं हमने IMF की बातें नहीं मानी। भाई IMF की बातें नहीं मानी तो ये लोगों की खाल तो क्यों उतार रहे हो? तुम्हारे सबके हाथ में छुरियां हैं और लोगों की खाल उतारे जा रहे हो। ये तो कोई तरीक़ेकार नहीं, ये हुकूमत नहीं है, ये एक मुसीबत है इस मुल्क के लिए, एक वबा है इस मुल्क के लिए। और अपोजिशन वाले ठीक कहते थे कि कोविड-19 से पहले कोविड-18 का इलाज होना चाहिए, और इसने लोगों के दिलों से उम्मीदें छीन ली हैं, आज छीन ली है। लोग बाकी उन लोगों के लिए आसान नहीं है। मेरे पास रोज़ाना लोग आते हैं, आज ये कहे हुए थे कि जनाब ये मेरी आमदनी है, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी घर में बीवी है और मेरा जो है वो घर का खर्चा है, बच्चों की तालीम है, आप इसको इतने में पूरा कर दें 22, और मैं मकान का किराया भी देता हूँ। एक आदमी 22,000 की आमदनी में 6 से 7,000 रुपये मकान का किराया, यूटिलिटी बिल, घर का राशन खर्चा, उसका काम की जगह पर आना जाना और उससे 22,000 रुपये कमाना, वो साथ ले जाएगा तो कुछ खाने के लिए भी ले जाएगा। फिर कौन पूरा कर सकता है? क्या किया है आपने? जहाँ पर चीनी जो है वो उसको पर लग गए हैं। मटर खरीदने के लिए कल हमारी बेगम साहबा तशरीफ ले गई, कानून को हाथ लगाते वापस नहीं। उन्होंने कहा कि अब ये 400 से ऊपर चले गए हैं, मटर जो हैं वो नहीं मिल रहे हैं। तो अब लोगों के खाने के लिए पहले सोच लिया करते यार गोश्त नहीं मिलेगा ना, सब्ज़ी खा लेंगे। नहीं, सब्ज़ी भी नहीं खा सकते, दाल भी नहीं खा सकते, लोग कुछ भी नहीं खा सकते। लोग इनकी बातें खा सकते हैं, इतनी ज़बरदस्त बातें करते हैं, इतनी कि जैसे इनको सिर्फ बातें ही करना आती है। और वो कह रहे हैं अहमद फराज के साहबजादे कि अपोजिशन महंगाई पर सियासत कर रही है। नहीं, उसको जो है महंगाई का जश्न मनाना चाहिए। अपोजिशन को महंगाई को ट्रिब्यूट करने के लिए एक पूरे जश्न का एहतमाम करना चाहिए और ऐलान करना चाहिए कि हम सोमालिया को भी इस जश्न में बुलाएंगे, हम दुनिया के और गरीब ममालिक को बुलाएंगे, आ जाओ भाई सब गरीब लोगों यहाँ पर आकर हमारे साथ जश्न में शरीक हो जाओ, चूँकि हम महंगाई का जश्न मना रहे हैं। ज़रा सा भी कोई एहसास होता है। वो ख्वाजा आसिफ ने कहा था, बार बार वो ये बात याद आती है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है।
कोई इन्हीं हुकूमत में वजीर बन जाने का मतलब यह है कि सारी चीज़ें खुद रुखसत हो जाती हैं, चली जाती हैं। भाई नहीं है, लोग नहीं जी सकते हैं। और ये महंगाई जो है, अब पीडीएम इस पर सियासत कर रही है, सियासत नहीं कर रही है। मैं तो कहता हूँ अब भी पीडीएम इफ एंड बट के चक्कर में है। अगर ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए, हम ऐसी शर्त पर जो है वो पार्लियामेंट में और भाई पार्लियामेंट में जा रहे हो ना, अगर तुम्हारे बस में है, अगर तुम ये सब कुछ कर रहे हो, ये बसात लपेटो भाई, लोगों की जान छूटे, लोग समझे तो सही भी क्या है आपके हाथ में है। और आप तकरीबन 1 साल से कार्ड्स लेकर बैठे हुए हैं, इनको खेला जाए ना खेला जाए, हम जो है सूबाई हुकूमत के बारे में क्या फैसला करें, हम जो है वो पीएमएल काफ से बात करें ना करें। लोग करते हैं, सियासी अमल होता है। आपको हुकूमत में अगर कोई दरार पड़ रही है तो आपको आगे बढ़कर उसको अवेल करना चाहिए, जाकर करना चाहिए। मियाँ शहबाज शरीफ को चलकर जाना चाहिए चौधरी परवेज़ इलाही के पास, बिलावल भुट्टो जरदारी को चलकर जाना चाहिए चौधरी परवेज़ इलाही के पास, या अपोजिशन में कोई और जमातें हैं तो उनके पास चलकर जाना चाहिए। इस वबा से जान छूटे भाई। इसने तो मुल्क को मैं समझता हूँ कि फिलवा के हमारा ये काम नहीं है कि हुकूमतों को हम गिराएं और हुकूमतों को हम ये जाकर इस तरह के काम करें, लेकिन इस हुकूमत ने अपने होने का कोई जवाब पेश किया है। लेकिन लगाई साहब, पीडीएम की इसी कन्फ्यूजन की वजह से हुकूमत अब पीडीएम को सीरियस भी नहीं दे रही। ये सही बात है आपकी, ये सही बात है आपकी, इसलिए कि पीडीएम खुद गोमुखा का शिकार है। पीडीएम लोगों के साथ, हुकूमत ने महंगाई कर रखी है, हरदर्मी कर रखी है, और वो चीज़ों को ठीक करना नहीं चाहती है। और अपोजिशन हुकूमत के साथ मिली हुई है, और रगड़ा दो और रगड़ा दो और रगड़ा दो इन लोगों को। हम सिर्फ ये इस तरह करेंगे, कभी इस तरफ चले जाएंगे, कभी उस तरफ चले जाएंगे, कभी उस कोने पर, कभी उस कोने पर, आनियाँ जानियाँ लगे रहेंगे। हम करेंगे कुछ नहीं, आपको कुछ भी नहीं, हम तंग करेंगे। हम तो आपको चाहेंगे 5 साल पूरे करो। इस तरह से इस एजेंडे पर चल रही हैं ये अपोजिशन की जमातें, और पीडीएम तो खास तौर पर इसी मामले में। अच्छा लगाई साहब, मुशीर खजाना एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ेगी, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि आलमी इदारे के साथ मामला तय पा गए हैं और जल्द खुशखबरी सुनाई जाएगी। अब ये क्या खुशखबरी होगी? जब यही है ना, यही है ना, यही है खुशखबरी। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे आप और हुक्म करें। हाँ, कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, ये आईएमएफ ने कहा है, और इधर ये कह रहे हैं नारे मारकर, कदम बढ़ाओ आईएमएफ, हम तुम्हारे साथ हैं, खाल उतारो आईएमएफ, हम तुम्हारे साथ हैं, मार डालो आईएमएफ, हम तुम्हारे साथ हैं, सांस न लेने दो आईएमएफ, हम तुम्हारे साथ हैं, लोगों से जीने की आस छीन लो आईएमएफ, हम तुम्हारे साथ हैं। यह है हुकूमत का साथ। और ये वजीर खजाना का, भाई किराए के वजीर खजाना आपको और क्या देंगे? ये वहीं से आते हैं, उन्हीं इदारों से आते हैं, उन्हीं इदारों के इंटरेस्ट को सर्व करते हैं। पाकिस्तान उनका मुल्क नहीं है भाई। ये जो हमारे यहाँ हुक्मरान आ जाते हैं, मालियाती मैनेजर आ जाते हैं, इनका पाकिस्तान के इंटरेस्ट से, पाकिस्तान के मासस के इंटरेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका कोई वास्ता नहीं है। मासस को नहीं देखते हैं, ये देखते हैं कि आका ने क्या आर्डर किया है, आका के आर्डर पर अमल करना है। आका का आर्डर तो यह है कि इनकी खाल उतार लो। अगर खुदा ना खास्ता ये घसीट कर आपको बाकायदा दिवालियापन की तरफ जा रहे हैं और आप कशां चले जा रहे हैं इन मैनेजरों के साथ, ये जो आप वज़ीर ख़जाना लेकर आते हैं, मुशीर ख़जाना लेकर आते हैं, और या जिस तरह से आप जो है गवर्नर लेकर आए स्टेट बैंक के, ये आपको, आपके मुल्क को, इतने बड़े पोटेंशियल के हामिल मुल्क को, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का पोटेंशियल दुनिया के इस रीजन के बहुत से ममालिक से कहीं ज़्यादा है। सोचता ही कोई नहीं है, वो उसकी ओनरशिप नहीं लेते, वो गैर मुल्की डिक्टेशन को ओनरशिप देते हैं, वो आलमी फरमान को ओनरशिप देते हैं, वो अपने पाकिस्तान के लोगों की आरजू को, उमंग को, ख्वाहिश को, उनके पोटेंशियल को, उनकी सलाहियत को ओनरशिप नहीं देते हैं। उनके अपने बच्चे चैन से हैं, अपने बच्चे आराम से हैं, वो जाकर उनको ताने देते हैं कि जी आपके बच्चे बाहर बैठे होते हैं। मियाँ नवाज शरीफ खुद अपने बच्चे कहाँ हैं इनका नहीं बताते, बात ही नहीं करते, उस तरफ जाते भी नहीं हैं। भाई आपके सबके बच्चे महफूज हैं, सिर्फ पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों में से चंद आपको निकाल कर बाकी सब लोगों के बच्चों का मुस्तकबिल भी और हाल भी स्टेक पर है, और आप कुछ करने को तैयार नहीं हैं।
बिल्कुल। अच्छा लगारी साहब, स्पीकर साहब की जानिब से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को एक ख़त लिखा गया था और इंतखाबी इस्लाहात समेत दीगर जो कवानीन हैं उनकी मंजूरी के लिए उनसे ताउन मांगा गया था, लेकिन जिस दिन उन्होंने ये ख़त लिखा उसी दिन शहबाज शरीफ का नाम एक दफ़ा फिर से ECL में डाला गया था। तो हुकूमत एक तरफ तो उनसे ताउन मांग रही है, दूसरी तरफ इस तरह की हरकतें भी कर रही है, तो क्या आप समझते हैं कि हुकूमत को खुद नहीं पता कि उसको मामलात टैकल कैसे करने हैं और अपोजिशन को किस तरह से लेकर चलना है? ये हुकूमत का हुस्न है जी। हुकूमत ने कानून पास करना था, ये पिछले साल की बात है, आपके सामने की बात है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन्होंने कानून पास करना था आर्मी एक्ट में। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कानून साजी की बात की, एन उसी वक्त यानी 1 से 1.5 मिनट के बाद ये माइक के सामने खड़े हुए थे और कहते अपोजिशन वाले जो हैं वो शैतान हैं, हम उनके साथ बात नहीं करेंगे। यानी वो मैसेज दे रहे थे जिनको कानून की ज़रूरत थी, उन्हें ये मैसेज दे रहे थे कि हम तो सूरत हाल को बिगाड़ रहे हैं, अपनी संभालनी हो तो खुद संभालो, हमारा कोई वास्ता नहीं है। तो हुकूमत की क्या ये मासूमियत है, ये बेवकूफ़ी है? क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने अगर उनको साथ लेकर चलना है तो आपको उनसे बना के रखनी होगी ना। नाम ऑलरेडी ECL में था, दोबारा ECL में नहीं करना था, नहीं करना था। उन्होंने ये कानून साजी नहीं करनी थी। अगर इस कानून साजी के लिए राब्ते न किए जाते, जरदारी साहब ने नवीद कमर को कहा, नवीद कमर ने बाकी लोगों को बताया हमने कोई सवाल नहीं करना, हमने कानून साजी करनी है। वहाँ से मैसेज आया ख्वाजा आसिफ के पास, ख्वाजा आसिफ ने मैसेज कन्वे किया। अब तक ख्वाजा आसिफ जो है वो एक पिछली लाइन में खड़े हुए हैं। तो असल मसला ये है कि वो रियासत के, ये हुकूमत रियासत के इदारों के सामने टकराव की पोजीशन में खड़ी हुई है और उनको परेशान कर रही है और उनके इश्यूज़ में वो चीज़ों को सेटल डाउन नहीं होना चाहती है। और अब ये भी चीज़ें आ रही हैं कि जनाब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के मुतहर्रिक लोग अपोजिशन से राब्ते कर रहे हैं कानून साजी के लिए कि आइए मेहरबानी कीजिए, गर्दन झुकाइए, खुंदा आपके गले में डाला जाएगा, वो कबूल कर लीजिए। देखें अपोजिशन कबूल कर ले उसके अपने। अपोजिशन ने ताउन के लिए मशरूत आमादगी जाहिर की है, कौन सी शराइत ऐसी हो सकती हैं जिनके ऊपर अपोजिशन मान जाएगी? मुझे तो ऐसी कोई बात सामने नजर नहीं आती है। जो स्टैंड ले चुके हैं ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को एक आर्डर दिया जाए, एक चीज़ बना दी जाए, ये हर आने वाला वोट जो है उस तरफ डाल दिया जाए या उसमें काउंट कर दिया जाए, तो फिर क्या होगा? मैं कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप जब तक अपोजिशन एतमाद में नहीं आती है, अगर अपोजिशन के एतमाद का तरीका ये है कि उसको किसी न किसी तरफ से, दाएं से बाएं से, ऊपर से नीचे से, कहीं से आंखें दिखाई जाएँ तो फिर सब बातें खोल कर कहें जी जो हुक्म हाजिर हैं। अच्छा आपको जेल भेजा जाएगा, आप भेजें लेकिन हाजिर हैं। आपको जो है हम तफ्तीशी मराकज़ में ले जाए, अच्छा जी भेज दें हमें, हम हाजिर हैं। तो इस तरह की अपोजिशन है तो इस तरह की अपोजिशन रहे। यानी इस महंगाई की सूरत हाल में लोगों के बारे में बात करने के बजाय कानून साजी में अपनी शरायत रखने के लिए अगर अपोजिशन जा रही है तो जाए। उनके पास भी एक तरीका है, वो कहते हैं कि जी हमने तुम्हारा नाम ECL में डाल दिया, ये पीछे खड़े हो जाते हैं। लगारी साहब, हम लोग बात कर रहे थे ज़ाहिर है हुकूमत की मुश्किलात के हवाले से, तो अब हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो भी हुकूमत से नाराज़ हैं। काफ लीग ने भी आज सर जोड़ लिए हैं और जितने भी उनके पार्टी अरकान हैं वो उन सबके तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि हुकूमत हमारा साथ नहीं बल्कि हम उनका साथ निभाते आ रहे थे। आप क्या समझते हैं कि काफ लीग इन तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भी हुकूमत का साथ देगी या आने वाले दिनों में वो अपने रास्ते अलग कर सकती है? मियाँ नवाज शरीफ साहब के एक हमनवा हैं चिड़िया वाले बाबा, तो वो तो कह रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो हुकूमत का इत्तेहादी जो है वो वापस चले जाएंगे और इमरान खान साहब के साथ मिल जाएंगे। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही दूसरी बात कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन इलेक्शन तक तो अगर साथ भी चलते हैं तो आगे इनकी राहें जुदा हो जाएंगी, एक साथ नहीं चल पाएंगे। ये अच्छा। एक नए सेटअप में जाएंगे, नए अंदाज में एक नया ग्रुप बनेगा, नई चीज़ें होंगी। मैं समझता हूँ कि अगर कुछ सीरियस अपोजिशन बात करे PMLQ से भी और MQM से भी तो वो हुकूमत का साथ छोड़ सकते हैं। अच्छा, ये दोनों के अंदर इतनी हिम्मत है कि इतना बड़ा गार्बेज जो है वो, इतना बड़ा जो बोझ है
वो अपने ऊपर उठा सकें जो इस हुकूमत ने 5 साल तक अवाम पर, लोगों पर, आम आदमी पर लादा है। क्या ये अपने कंधे देंगे चौधरी परवेज़ इलाही साहब और ये इधर MKM के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के इस इतने बड़े बोझ को सहार सकें जो हुकूमत ने इस मुल्क के लोगों पर डाला है? ये हुकूमत से अलग होंगे और हुकूमत का जो भी मुस्तकबिल हो ये अपोजिशन के हाथों नहीं होंगे। अपोजिशन ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। अच्छा, ये जो PDM है खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, इन्होंने नहीं करना है। ये 2 महीने जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब को एक्टिव करेंगे, 2 महीने मोहतरमा मरीम नवाज़ को एक्टिव करेंगे, शहबाज शरीफ 2 महीने, फिर मरीम नवाज़ 2 महीने, इस तरह से ये मामला चलाएंगे और लोगों की आंखों में झूल झोंकते रहेंगे। बीच में एक बात, मास्टर्स के पास नहीं जाएंगे, लोगों के पास नहीं जाएंगे, वो पिछले दरवाजे से, वो जिसको शेख रशीद साहब गेट नंबर 4 कहते हैं या किसी और दरवाजे से जो है, वो सिर्फ इस आसरे में रहेंगे कि बुलावा आए और हम जाएं और हम डील करें और फिर उसके बाद जो है इक़्तिदार हमारी झोली में डाल दिया जाए, फिर हम ऐसे काम करें कि फिर सारे के सारे मिलकर हमारी मुखालफत करें। लेकिन पहले वो असल बात यह है कि डील की कोशिश में रहेंगे और डील की कोशिश में सब रहेंगे, एक नहीं रहेंगे, यानी सब एक पेज पर होंगे और ये जाकर डील करेंगे। नून लीग में कोई धड़ा नहीं है, धड़ा यही है जो डील करे। इसके माहिर हैं मियाँ नवाज शरीफ, उन्होंने अपने इंतहाई काबिल एहतराम वालिद मोहतरम से ये सीखा था कि डील किस तरह की जाती है और डील के लिए दाव और भाव किस तरह लगाया जाता है। सही। अच्छा लगाई साहब, लास्ट वेडनेसडे को APS केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्तों में हुकूमत से रिपोर्ट तलब की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तब पेश हुए थे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया कि हम वालिदैन को मुआवजा देने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं। उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के पास इसके अलावा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन भाई ये ऑप्शन है कि आपने सिर्फ स्कूल के चौकीदारों को और दूसरे आम लोगों को पकड़कर उनको सजाएं दी हैं। जिन लोगों ने आकर कहा कि हमने ये काम किया, हमने ये वारदात की, हमने बच्चों को कत्ल किया, उनको तो आपने हलवे खिलाए, उनको कल्फ वाले कपड़े पहनाए आपने, उनको तो इस हुकूमत के दौर में वो कहते हैं हम तो उनके साथ जो है आम माफ़ी देकर उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे, उन्हीं के साथ ये मुज़ाकरात के प्रोसेस में जाते हैं। भाई जहाँ आपको कार्रवाई करनी है आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप रियासत की रिट को सरेंडर करके, ये हुकूमत रियासत के इदारों की रिट को सरेंडर करके वो जाकर घुटने टेक कर उनके साथ मुज़ाकरात कर रही है जिन्होंने हमारे ग्रेजन पर, छावनियों पर, GHQ पर, बाज़ारों में, शॉपिंग मॉल्स में, स्कूलों में, मसाजिद में, इमाम बारगाहों में, पार्कों में, खेल के मैदानों में धमाके किए और हज़ारों इंसानों को मौत के घाट उतारा है। उन लोगों के साथ जब मुज़ाकरात के लिए बेताब हैं और हो सकता है कहीं ना कहीं दरिया बिछाई हुई हूँ और एक तरफ को ये जाकर शाम को खुद उनके साथ चाय पीते हूँ और गपशप करते हूँ, इस तरह का भी हो सकता है। लेकिन ये बात तो हो सकती है ना कि आप उनके साथ मुज़ाकरात बंद करें और उनको वैसा ट्रीट करें जिस तरह से आपने ख़ुद कहा था कि जो मुल्क के साथ नहीं है, जो मुल्क दुश्मन है, जो आइन को नहीं मानता, जो कानून की नहीं मानता, उसके ऊपर वही दफात लगेंगी जो आइन और कानून को ना मानने वाले। कत्ल का केस कंपाउंडेबल नहीं है भाई, ये काबिले राजीनामा नहीं है। कत्ल का मुकदमा काबिले राजीनामा नहीं और स्टेट नहीं कर सकती, रियासत के हाथ में नहीं है, वज़ीर आज़म के हाथ में नहीं है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच के हाथ में नहीं है, अदलिया के हाथ में नहीं है, ये पार्लियामेंट के हाथ में नहीं है कि किसी के कत्ल को माफ़ कर दे, नहीं है इनके हाथ में। ये फिर कैसे बैठकर सौदेबाजी करेंगे? 80,000 इंसानों की लाशों का कैसे सौदा करेंगे? लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि 4 हफ्तों में आइन के तहत जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अगर उनके साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं तो फिर वज़ीर-ए-आज़म क्या कार्रवाई करेंगे? वज़ीर-ए-आज़म यही कार्रवाई करेंगे, एक आंख इधर मारेंगे, एक आंख इधर मारेंगे और कहेंगे कि मैं अपना काम कर रहा हूँ और सुप्रीम कोर्ट में खाली हाथ आएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, एक हफ्ता गुजर गया, बाकी 3 हफ्ते हैं, खाली हाथ आएंगे और कहेंगे आप हुक्म जारी करें। ये दोबारा कहा जाएगा, अदलिया फिर कहेगी कि आप एग्जीक्यूटिव हैं, आप खुद कार्रवाई कर सकते हैं, या इस तरह से टाइम लिया जाएगा। कार्रवाई इन्होंने नहीं करनी है, कार्रवाई ये नहीं करेंगे,
कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगे जो जमहूरियत मांगेंगे, कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगे जो कहेंगे धांधली ना करो, कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगे जो कहें कि पाकिस्तान के लोगों का मुस्तकबिल उनके हवाले किया जाए, जो ये कहेंगे कि पाकिस्तान के लोगों को मसाइल और मुश्किलात से और मुसीबतों से जान छुड़ाई जाए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनके खिलाफ नहीं कई कार्रवाई होगी जो इंसानों को मौत के घाट उतार देंगे। ये सारे के सारे इस पर एक पेज पर बैठे होंगे और एक साथ बैठे होंगे। फिर ये कि ये सिलसिला चलता रहेगा। वो कहेंगे जनाब आपने हुक्म जारी नहीं किया था, इस वजह से हम स्पेसिफाई तो कुछ नहीं कर सके, हमने कुछ ऐसा कर लिया है कि वहाँ से कुछ कपड़े फाड़ लिए हैं, वहाँ से कुछ दरवाजे तोड़ लिए हैं, यहाँ से कुछ खिड़की को तोड़ दिया है, यहाँ से रोशनदान निकाल दिया है, ये हमने कर लिया है, आप और हुक्म करें, जो आप हुक्म करेंगे हम वो करेंगे। ठीक है, चलें ब्रेक ले लेते हैं और अब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे। फ्लावर मिल्स को गंदम की फराहमी बंद हो गई है और इस्लामाबाद समेत मुतादिद शहरों में आटे बहरान का खदशा पैदा हो गया है और फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने पीर से हड़ताल की कॉल दे दी है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का ये कहना है कि महकमा खुराक की नाअहली से सारा पंजाब बहरान की लपेट में आ जाएगा और मुल्क में आटे का बहरान पैदा हो गया है। पीर से जुड़वा शहरों समेत मुकम्मल तौर पर हड़ताल की जाएगी एसोसिएशन की जानिब से। लगाई साहब, अब ये आटे बहरान का जिम्मेदार कौन है? आटा माफिया, जैसे चीनी आटा माफिया जो उन्होंने खुद कहा था ना, हमने थोड़ी कहा था। बिल्कुल, ये वज़ीर आज़म ने कहा था और कहा था कि ये सारी चीज़ें माफिया करती है। माफिया कहाँ है ये वज़ीर आज़म तलाश ही नहीं करते, हालांकि उनके करीब है, उनके दाएं, उनके बाएं, उनके इजलासों में, उनकी मीटिंगों में, उनकी जगह पर माफिया मौजूद होती है। माफिया ने कोई वो सलमानी टोपी नहीं पहनी होती है कि नज़र ना आए, माफिया नज़र आ रही होती है, उनके सामने बैठी होती है। और जितना बड़ा माफिया की लूट मार इस दौर में हुई है, खरबों रुपए का लोगों कोई बात ही नहीं कर रहा है इस माफिया की लूट मार की कि महंगाई का सबब है क्या। महंगाई का सबब है कि पहले गंदम बेच डालो, फिर वापस मंगवाओ, यहाँ से भी पैसे लो, वहाँ से भी पैसे लो, यहाँ से भी सब्सिडी लो कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से भी सब्सिडी लो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो माफिया है और वज़ीर आज़म खुद कह चुके हैं। और माफिया को तलाश करना, वो बाद में जब हटा देते हैं किसी को, एक आध को हटाया भी है और कहा कि महंगाई उनकी वजह से हो रही थी, फिर कहा कि पेट्रोल की कीमतें उनकी वजह से बढ़ी थी। अच्छा, वो तो आपके साथ बैठे हुए थे, तो फिर आपने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। लेकिन जिस वक्त जहांगीर तरीन साहब के बारे में कार्रवाई की बात हो रही थी तो उस वक्त लगाई साहब सब लोग यही तनकीद कर रहे थे कि वज़ीर आज़म तो अपने दोस्तों के भी सगे नहीं हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कार्रवाई क्या की, कार्रवाई कोई अगर कार्रवाई करते मैं कहता हूँ कि कार्रवाई करते, अगर शवाहिद के साथ, अगर एविडेंसेस के साथ, अगर सारे जो रिकॉर्ड मौजूद है उस रिकॉर्ड को उठाकर किसी के खिलाफ भी जाते। क्या खुसरो बख्तियार उससे अलग हैं? क्या नदीम बाबर उनसे अलग थे? भाई ये तो सीधी सीधी बात है, खरबों रुपए का लोगों को नुकसान पहुंचाया गया मुल्क को। जब वहाँ पर आपको कह रहे थे कि भाई उठा जाओ मुफ्त में ये तेल उठा जाओ, तो इन्होंने ऐन उस वक्त तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि इन्होंने पेट्रोल के इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। जब दुनिया में कह रहे थे कि उठा जाओ मुफ्त में, तो हमारी माफिया ने कहा कि नहीं भाई छोड़ो, लोगों को मुफ्त की आदत नहीं डालो, हम जो है इसको बेचेंगे। और कीमत जब कम करके लाई गई 70-74 के करीब या उससे भी नीचे लेकर गए, तो माफिया रूठ कर बैठ गई। उन्होंने सप्लाई बंद कर दी। उन्होंने आपको याद होगा पेट्रोल नहीं मिल रहा था, पेट्रोल नायाब हो गया था, उन्होंने पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल को ले जाना छोड़ दिया था। और आखिरकार हुकूमत ने उनकी ब्लैकमेलिंग में आकर पेट्रोल की कीमतें एक अचानक इतनी ज़्यादा बढ़ा दी थी कि लोग बेहोश हो गए। उन्होंने कहा भाई ये क्या हुआ है। तो लोगों को उस क्राइसिस के दौरान कीमतें कम होने का फ़ायदा नहीं पहुंचाया गया, जानबूझ कर रास्ता किया, और माफिया ऐसा ही करती है। लेकिन लगारी साहब ये पहली हुकूमत नहीं है जो माफिया के हाथों ब्लैकमेल हो रही है। हम तो हर हुकूमत में ये देखते हैं माफियाज बैठे होते हैं और हुकूमतें जो हैं वो माफिया ये कह रहे हैं कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पेट्रोल की कीमतें चली गई हैं और तारीख की बुलंद तरीन सतह इस वक्त जो है वो $80 है।
भाई $80 क्या, नवाज शरीफ दौर में, जरदारी दौर में $134 फी बैरल के हिसाब से चली गई थी। 20, 50, $54 ज्यादा कीमत पर चली गई थी। जो आज कीमतें हैं इससे $54 फी बैरल ज्यादा थी। तो इनके दौर में $54, $20 उससे भी नीचे चली गई और उन्होंने कहा कि उठा लो तेल। उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, इंपोर्ट पर पाबंदी है, हम नहीं उठाते। इंपोर्ट पर खुद पाबंदी लगाई। इनके तो ऊपर इतने मुकदमात बनने चाहिए और इतना इनके ऊपर ट्रायल होने चाहिए और अदालतें बैठें, समरी इसका वो सर से ये ज़रा समाप्त करे और इनको सीधा जो है वो भेजा जाना चाहिए जेलों के अंदर। भाई क्या किया आपने मुल्क के साथ, इतना बड़ा फ्रॉड। ये तो इन्होंने ऐसे किया ना। कहाँ है आलमी सतह पर कीमतें? क्या गंदम आलमी सतह पर जो है वो दुनिया अपनी गंदम ज़ाय कर देती है, अपना अमेरिका ज़ाय कर देता है, यूरोप के ममालिक ज़ाय कर देते हैं। आपने जाकर उनसे बात की है कि हमें गंदम चाहिए? या खुद आप कह रहे हैं पिछले यार फसल के आगाज पर वज़ीर आज़म ने खुद ऐलान किया बम्पर फसल हुई है इस दफ़ा। जब इतनी बड़ी फसल हुई तो आपने उसको मैनेज क्यों नहीं किया? आपको अपने लोगों की ग़िज़ा के लिए, उनके खाने के लिए आपने गंदम को क्यों नहीं बचाया? अब 14 रुपए के हिसाब से बेचते हैं, फिर 18 रुपए के हिसाब से वापस मंगा लेते हैं। अभी तो खैर हड़ताल की कॉल दे दी है, पीर से मुकम्मल हड़ताल। मैं कहता हूं कि आटा फ्लोर मिल एसोसिएशन का जो एहतजाज है वो एक अलग एक और सेगमेंट है। अच्छा। लेकिन बहरहाल उनको परेशानी है। हुकूमत ने वहाँ तक उनकी रसाई मुश्किल कर दी है जहाँ से फ्लोर मिल से। अगर आप रावलपिंडी के फ्लोर मिल वाले को कहें कि जाकर राजनपुर से गंदम उठाओ तो नहीं जाएगा ना भाई, क्यों जाएगा इतना दूर? और गंदम आपके पास होनी चाहिए। अगर रावलपिंडी से जा रहा है तो आपके पास रावलपिंडी में ही गंदम होनी चाहिए ना। तो हुकूमत ने प्रोक्योरमेंट की और वहाँ गंदम कहाँ रखी है? गंदम हुकूमत ने किस जगह पर रखी है जहाँ से जाकर लोग उठाएं और फ्लोर मिलों को दें? तो फ्लोर मिलों वालों का ये जो मुतालबा है वो नाजायज़ नहीं है, जायज़ मुतालबा है कि भाई उनको तो फराहमी नहीं हो रही है और उनको फराहम नहीं की जा रही गंदम, तो वो कैसे करेंगे? उनने वो हड़ताल पर जा रहे हैं। अच्छा, हुकूमत के पास एक ही हल है, वो धमकियां देती है कि हम कार्रवाई करेंगे। हुकूमत एक सेगमेंट को अपने आमाल से फ़ायदा पहुंचाने के लिए माफिया की गॉडफादर बन जाती है। और यहाँ पर जितने जितने लोग जहाँ जहाँ पर बैठे हुए हैं गॉडफादर बने हुए हैं और माफिया को ही फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। मासस को, आम आदमी को, गरीब को, बीमार को, आज़ारी को, तकलीफ़ में मुब्तला लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता है। और हुक्मरानों का सोचना बस वहीं तक होता है कि आम आदमी जो पिसता रहे सो पिसता रहे, लेकिन जिसका धन बढ़ रहा है उसका धन बढ़ते रहना चाहिए। राइसा, महंगाई की जो शरह है उसमें 1.81% का इजाफा। मैं नहीं मानता ये शरह बरे को, ये गलत है। अच्छा। ये क्या बात हुई? हम क्या कहेंगे कि टमाटर की कीमत जो है, वो जो मटर की कीमत है वो पॉइंट्स में बढ़ी है। एक पॉइंट बढ़ी है या 1.18 बढ़ी है। ये क्या मतलब है भाई? भाई हमने इसको देखा था 60 रुपए तक मटर मिला करता था, अब 400 में मिल रहा है, 500 में मिल रहा है। और आप कहें कि जनाब शरह जो है वो 1% बढ़ी है। नहीं बढ़ी भाई, ज्यादा बढ़ी है ऑब्वियसली। नहीं, 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 100% नहीं, 200% नहीं, 300% नहीं, 400% नहीं, 500% बढ़ी है ना। दवाओं की कीमतें भी, जरूरी अशिया की कीमतें। लाहौर में जो डेंगू की मेडिसिन है लगाई साहब वो शॉर्ट हो गई है और अगर मिल भी रही है तो ट्रिपल प्राइस पे मिल रही है। तो अब आप इसको कहें कि 1% इजाफा होगा। दवाई तो मोर देन 300%, यानी 300%, इससे भी ज्यादा है ये। सही। 100% तो उस वक्त होगा जब आप कीमत को दुगना कर दें, अब चौगुना कर दें अगर, तो 400% होगा। अगर उसको आप और दुगना कर दें तो 800% होगा। तो कीमतें तो इस रफ्तार से बढ़ रही है ना। हम इसको कह रहे हैं जी इसमें 1.18 इस तरह इजाफा हुआ है। नहीं, मैं उस बात को नहीं मानता हूँ। ये आदाद शुमार भी फ्रॉड होते हैं और आदाद शुमार ऐसे होते हैं जैसे गैलप के सर्वे होते हैं, वो भी फ्रॉड होते हैं, ये भी फ्रॉड होते हैं। सही। अच्छा लगाई साहब, अब एक और अहम मामले की बात करते हैं। सिंध में 5000 स्कूल्स बंद करने का ऐलान किया गया है सिंध के वजीर तालीम सरदार शाह की जानिब से। वो ये कहते हैं कि स्कूल्स की तादाद कम कर देंगे और जो स्कूल्स रह जाएंगे उनको हम सहूलियात ज़्यादा फराहम करेंगे, क्योंकि वो ये कहते हैं उन्होंने कुछ सर्वे वगैरह किए और उसमें उनको पता चला कि कई स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों के बैठने के लिए डेस्क मौजूद नहीं है, टीचर्स के लिए ज़ाहिर चेयर्स मौजूद नहीं है। तो वो कहते हैं सहूलियात हम दे देंगे, स्कूल्स कम कर देंगे। सही फैसला लगता है आपको?
नहीं, मसला ये है कि जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं उनका क्या करेंगे? एक एक बच्चे को उठाकर उसका गला घूंट देंगे। भाई कैसे? एक बच्चे के आधा किलोमीटर के फासले पर अगर स्कूल है, आप उसको कह रहे नहीं बच्चे हो तुम्हें ज़्यादा चलना चाहिए, 6 किलोमीटर दूर जाकर फलां स्कूल में जाओ, तो वो क्या करेगा बच्चा? मतलब अगर आप चलते स्कूलों को, अगर आपने वडेरों को, रस्सागिरों को और डकैतों की परवरिश करने वालों को, अगर उनको आपने औताक़ों के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए दे रखी हैं और वापस ले रहे हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप वो स्कूल उसी तरह हैं और चलते हुए स्कूलों को आप बंद कर रहे हैं तो ये बहुत तकलीफ दे बात है। फिर बच्चे जाएंगे कहाँ पर? भाई आपका एक तो वैसे ही पब्लिक सेक्टर के स्कूल की एजुकेशन पर भरोसा नहीं है। खुद टीचर ये कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ें। यहाँ कराची में ऐसा होता है, कोई भी टीचर ऐसा नहीं करता है कि अपने बच्चों को उन्हीं स्कूलों में दाखिल करे जहाँ वो पढ़ा रहा है। वो प्राइवेट स्कूलों का ऑप्शन इस्तेमाल करता है। आबादी के इंतहाई निचले तबके के लोग जिनकी शरह आमदनी 10,000 से ज़्यादा नहीं होती है, उनके बच्चे जाते हैं इन स्कूलों में पढ़ने के लिए जो आपके सरकारी स्कूल होते हैं। और वहाँ तालीम की शरह यह है कि स्कूल सारा दिन सिगरेट पीते हैं टीचर वहाँ बैठकर, या गपशप करते रहते हैं, बच्चों को कोई नहीं पढ़ाते हैं। अगर इन स्कूलों को जारी रखना जारी ना रखना एक जैसा बराबर है। यानी आपका सबसे बड़ा चंग जो बजट का है वो एजुकेशन पर जाता है। लेकिन अगर एजुकेशन में डिलीवरी नहीं है, अगर आप सिंध के बच्चों को पढ़ाई नहीं दे रहे हैं, अगर आप इसी तरह से बलूचिस्तान और सराइकी बेल्ट के लोगों को तालीम में सामने नहीं ला रहे हैं और उनके लिए आपने एक ही ऑप्शन खुला रखा है कि मौलवी साहब के पास जाकर पढ़ें और उनको मुख्तलिफ मसालिक में मुख्तलिफ फ़िरकों में बांट कर उनको परवान चढ़ाया जाए, तो ठीक है, आप यही कर लें, यही ऑप्शन है आपके पास। पंजाब में भी ठीक नहीं हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में भी ठीक नहीं हो रहा है, बलूचिस्तान में भी ठीक नहीं हो रहा है और यहाँ पर भी ठीक नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ तालीम का शोबा आपके बहुत बड़े बजट के बावजूद इन हतात का शिकार है, ज़िवाल का शिकार है, तबाही का शिकार है। उसे बेहतर किया जाना ज़रूरी है। ठीक है, चलें ब्रेक ले लेते हैं और नाज़रीन ब्रेक से जब आएंगे तो कुछ मज़ीद टॉपिक्स हैं, इन पर बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अफ़गानिस्तान के 23,500 हेल्थ वर्कर्स को तनख्वाहों की अदायगी कर दी गई है। अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने आलमी बरादरी से कई बार अपील की है कि उनके जो मुंजमद असासे हैं वो बहाल किए जाएँ। लगाई साहब, आपको नहीं लगता कि अब आलमी बरादरी को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और अफ़गानिस्तान के जो मुंजमद असासे हैं वो बहाल कर देने चाहिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान की जो हालात है, गुर्बत इतनी बढ़ रही है, उसमें ये बहुत ज़रूरी हो गया। देखिए, अगर इंसानी अलमिये का इंतज़ार कर रही है आलमी बिरादरी तो उसकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा। और इनके अगर रकूम मौजूद हैं और यकीनन वही हैं जो उनके पास पड़े हुए हैं, तो उन पैसों को बहाल करना चाहिए और उन्हें भेजना चाहिए। और ये अपने पसंद की रिजीम लाने का तस्वुर जो है ना, ये बहुत ही ख़तरनाक है। और हर सुपर पावर ये कोशिश करती है कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में उनकी मनपसंद रिजीम्स हों और उनका काम ये ना हो कि वो अपने मुल्क को सर्व करें, बल्कि वो हुक्मरानों का जो आलमी हुक्मरान हैं, आलमी माफियाज हैं, उनके इंटरेस्ट को सर्व करें। इस तरह की हुकूमतें चाहते हैं और इस तरह की हुकूमतें तो उन्हें हर रीजन में मिल जाती हैं। ये तालिबान आए हैं, तालिबान भी एक तवील अरसे से एक प्रोसेस के बाद यहाँ पहुँचे हैं। आप उन्हें एक मौका दें, उन्हें भूख से मारना तो कोई वो नहीं है। अगर आप इनको भूख से, अफलास से, बीमारियों से आप सब पाबंदियां लगाकर और उनके सारे रिसोर्सेज को ज़ब्त करके आप इस तरह चाहते हैं कि लोग भूख से मर जाएं, अफलास से मर जाएं, मौसमों की शिद्दतों से मर जाएं। आखिर ये सर्दी का मौसम आ रहा है तो अफ़गानिस्तान में बहुत सर्दी पड़ती है, तो आप लोगों को दें। ये बेहतर है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने 23,500 हेल्थ वर्कर्स की तनख्वाहें जारी की हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा फैसला है और उसको सराहा जाना चाहिए। अच्छा लगाई साहब, आज वर्ल्ड T20 का फाइनल है और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया मध्य मुकाबिल होंगे। क्या लगता है आपको, कौन सी टीम जीतेगी?
दोनों टीमें अच्छी हैं। इंग्लैंड को जिस तरह से हराया है न्यूजीलैंड ने, उसने तो कमाल ही कर दिया है। और ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड हरा चुका है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान से हार चुका है। तो टीमों के साथ एक बड़ा वो है। पाकिस्तान का ये अलमिया था, बहुत तकलीफ दे अलमिया था कि वो ऑस्ट्रेलिया से हारा है, जबकि पाकिस्तान हारने की पोजीशन में नहीं था। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही ज़ोरदार मुकाबला होगा और बहुत ही कम मार्जिन से जो है वो शिकस्त होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक फरीक दूसरे को बेबस करके रखते। लेकिन जहाँ तक हमदर्दियों का ख्याल है तो जाहिर है कि वसीम अकरम की हमदर्दियाँ अपने ससुराल के साथ हैं और उन्होंने बाकायदा कहा भी है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए वो चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जीते, लेकिन हम चाहते हैं कि न्यूजीलैंड हमसे हार चुके हैं, अच्छा लगेगा कि वो वर्ल्ड कप में जाए। हम ये तो कह सकेंगे यार ये तो हमसे हारा था। लेकिन लगाई साहब, अभी हमने कुछ देर पहले खबर भी दी थी, न्यूजीलैंड ने अब दौरा पाकिस्तान के लिए इंडिया दे दिया है कि नेक्स्ट ईयर सितंबर में शायद वो आएंगे पाकिस्तान। और हमने अपना गुस्सा उतार लिया था उन्हें हराकर और उसके बाद जो है अब वो आएंगे तो मुकाबला होगा, अच्छा होगा। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि वो अगर जीत जाता है तो हम उसमें अपना थोड़ा सा शेयर महसूस करेंगे, यार इस वर्ल्ड कप में हमारा भी एक हिस्सा है, हमने जिसको हराया था वो वर्ल्ड कप लेकर उड़ गया। अच्छा लगाई साहब, आज जो भी टॉस जीतेगा आपको क्या लगता है कि पहले क्या बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए? वो तो अब तक यही चल रहा है और मौसम और ज़्यादा ठंड की तरफ गया है ना। मौसम में कोई ज़्यादा तब्दीली तो नहीं आई है, मौसम उसी तरह से थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा है और उसी तरह से जो शबनम है वो इसी तरह से गिर रही है, चीज़ें उसी तरह से हो रही हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि टॉस जीतना और फील्डिंग करना जो है ये सब के लिए सूट करता है, जो भी जाए। और पाकिस्तान के लिए भी सूट करता था, लेकिन पाकिस्तान ने बैटिंग की और अच्छी बैटिंग के बावजूद हारा है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया टीम जैसी टीम के सामने अच्छी वो की है, बैटिंग की है और वहाँ जादू चल गया है मैथ्यूज़ का। अगर उसका जादू नहीं चलता तो वो तो बहुत बुरे तरीके से पीछे चले गए थे, आधे आधे का फ़र्क रह गया था। तो उसके छक्कों ने जो है ऑस्ट्रेलिया को ये मौका फराहम किया और अब मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को ये मौका फराहम नहीं करेगा। ये हमारी ख्वाहिश है, हमारी ख्वाहिश ज़रूरी नहीं है कि पूरी भी हो, लेकिन हम चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हारे क्योंकि उसने हमें हराया और वो जीते क्योंकि हमने उनको हराया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लगाई साहब। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अब अगले हफ्ते फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।